दोस्तों, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है नोगालस। नोगालस कस्बा 2 स्टेट में पड़ता है, यूएसए के एरिजोना और मैक्सिको के सोनारा। दोस्तों, एक छोटा सा कस्बा जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक यूएसए में आता है, एक मैक्सिको में आता है, और दोनों के जीवन स्तर में बहुत सारा फर्क है। एक हिस्सा अमीर है, एक हिस्सा गरीब है। एक ही कस्बा, एक ही ज्योग्राफी, लेकिन एक अमीर एक गरीब। यानी हम ये मान लें कि एक ही शरीर के 2 हिस्से हैं, एक मोटा ताजा है और एक पतला सा है। ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, आज हम जिस किताब पे चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार है। उसका नाम है व्हाई नेशंस फेल। देश, राष्ट्र फेल क्यों होते हैं? यहां फेलियर का अर्थ, यहां फेल होने का मतलब पास होना या फेल होना नहीं है। यहां फेलियर का मतलब है, यहां फेल होने का मतलब है अमीर होना या गरीब होना। कुछ देश प्रॉस्पर हो जाते हैं, कुछ देश पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं। कुछ अमीरियत की बादशाहत में आगे निकल जाते हैं, कुछ गरीबी के निचले पायदान पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, 2012 के अंदर प्रिंट हुई, पब्लिश हुई यह किताब बहुत ही अद्भुत है, जिसे लिखा है डैरन एसिमोग्लू और जेम्स रॉबिन्सन ने। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि देश अमीर और गरीब क्यों होते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्यों आती है, इस तरह का फर्क देशों के बीच में क्यों आता है, तो ये किताब आपके लिए है। यदि आप इस फर्क को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक इंस्ट्रूमेंट बने इस फर्क को समझकर उसे दूर करने का, तो ये किताब आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस किताब में हम जानेंगे वो 7 लेसन कि कुछ देश अमीर और कुछ देश गरीब क्यों हो जाते हैं। पहला लेसन, पॉवर्टी और प्रोस्पेरिटी इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन कल्चर, नॉलेज एंड ज्योग्राफी। जी हां दोस्तों, अमीरी और गरीबी ना तो ज्योग्राफी पे निर्भर करती है, यानी भूगोल पे निर्भर करती है, ना ज्ञान पे निर्भर करती है, और ना केवल संस्कृति पे निर्भर करती है। आइए जानते हैं कैसे। हमने पहला एग्जाम्पल देखा मैक्सिको और यूएसए के बीच में पड़ने वाले एक छोटे से गांव का, जहां पे आधा गांव आधा कस्बा अमीर है, आधा कस्बा गरीब है। यानी ज्योग्राफिकली एक जैसे होते हुए भी उनके लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर दिन रात का अंतर है। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि मात्र ज्योग्राफी जिम्मेदार नहीं है कि आप अमीर होंगे या गरीब होंगे। यानी ज्योग्राफी हाइपोथेसिस जो अमीरी और गरीबी को डिस्क्राइब करता है वो यहां पर फेल हो जाता है। दूसरा हाइपोथेसिस है कल्चरल हाइपोथेसिस, यानी सांस्कृतिक दृष्टि से हम बांट सकते हैं कि कोई देश अमीर है या गरीब है। आपने साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को देखा होगा। साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है। वहां पर विकास ने, डेवलपमेंट ने सारी की सारी प्रचलित धारणाओं को तोड़ा है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया यानी उत्तरी कोरिया, जहां पर किम फैमिली का साम्राज्य है, वो एक तानाशाह परिवार है। वहां का हाल आप देख सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने तानाशाही चुनी, साउथ कोरिया ने कैपिटलिज्म चुना। इस बात से आप ये आकलन कर सकते हैं कि कल्चरल हाइपोथेसिस भी फेल हो जाता है। यानी कि सांस्कृतिक तरीके से यदि हम कोई आकलन करें, वो भी ये दिखा नहीं पाता कि कौन सा देश अमीर होगा, कौन सा देश गरीब होगा। और तीसरा हाइपोथेसिस आता है नॉलेज हाइपोथेसिस या इग्नोरेंस हाइपोथेसिस। जब हम किसी की अज्ञानता को, किसी के कम ज्ञान को ये आकलन करके मानने लग जाते हैं कि देश इसके आधार पर गरीब हो सकता है या अमीर हो सकता है, यानी किसी देश के पास कितना ज्ञान का खजाना है, उस बात पे यदि हम निर्धारण करें अमीरी और गरीबी का, तो वो अफ्रीका के एग्जाम्पल से फेल हो जाती है। जब यूरोपियन लोग अफ्रीका के अंदर गए अपने ज्ञान के भंडार के साथ, बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ, लेकिन अफ्रीका को एक विकासशील देश नहीं बना पाए। वो देश बहुत लंबे प्रयासों के बाद भी पॉवर्टी का शिकार रहा, गरीबी का शिकार रहा। यानी तीनों हाइपोथेसिस, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो इग्नोरेंस हो, यहां पर आकर फेल हो जाते हैं। तो मात्र यह कहना कि ज्योग्राफी भूगोल के हिसाब से, संस्कृति कल्चर के हिसाब से, या फिर इग्नोरेंस अज्ञानता के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से कोई देश अमीर या गरीब हो सकता है। दूसरा लेसन, लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। दोस्तों, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर वहां की राजनीतिक और आर्थिक
इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं पर निर्भर करता है। आइए इस बात को जानते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दो किस्म की होती हैं। पहली होती है इंक्लूसिव और दूसरी होती है एक्सट्रैक्टिव। इंक्लूसिव यानी समावेशी, ये वो इंस्टीट्यूशन संस्थाएं होती हैं जिनके अंदर सबके विकास पर ध्यान दिया जाता है। वहां रहने वाले सारे नागरिकों, सारे सिटीजन की चिंता की जाती है और इसी चिंता के कारण वहां पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, वहां पर एक ऐसी संस्था बनती है जिसे हम इंक्लूसिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संस्था कहते हैं। दोस्तों, पहले राजनीतिक संस्थाओं का उदय होता है, उसके बाद वही राजनीति ऐसी इकोनॉमिक संस्थाओं को पैदा करती है जिसके अंदर सबके विकास की समावेशी कल्पना की जाती है। और जब सबका विकास होता है, सभी लोग तरक्की करते हैं, तो वो देश अमीर होना शुरू हो जाते हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी अलगाववादी संस्थाएं ऐसा काम करती हैं जिससे सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों का भला हो। सत्ता में रहने वाले लोग ही अपने बारे में सोचते हैं, बाकी सबका दमन किया जाता है। यही कारण है कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन वाले देश पॉवर्टी का शिकार हो जाते हैं और इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन वाले देश वहीं पर प्रोस्पर हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरा लेसन है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस आर रिजल्ट्स ऑफ क्रिटिकल जंक्चर्स। इसका अर्थ यह है कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं किसी न किसी क्रिटिकल जंक्चर का परिणाम होती हैं। दोस्तों, अभी पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से इंक्लूसिव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन किसी देश की तरक्की के लिए, प्रोस्पर होने के लिए जिम्मेदार होती हैं। यदि हम बात करें क्रिटिकल जंक्चर की, क्रिटिकल जंक्चर वो इवेंट होती है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट होता है, यानी कोई संस्था बनती है। यानी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संस्थाएं जो दो किस्म की होती हैं, एक्सट्रैक्टिव और इंक्लूसिव, वो इसी क्रिटिकल जंक्चर का परिणाम होती हैं। दोस्तों, 14वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप के अंदर ऐसा ही एक इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट हुआ, ऐसा ही एक क्रिटिकल जंक्चर हुआ जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, प्लेग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्लेग की बीमारी ने यूरोप के लगभग 50% लोगों को मार दिया। उसकी वजह से एक इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट आया, वहां पर लेबर कम हो गई। उससे पहले वहां पर सामंतवाद था जिसे फेडरलिज्म कहते हैं। दोस्तों, ये फेडरलिज्म एक ऐसा था जिसमें सत्ता और पैसा कुछ ही लोगों के पास होता था। जब लेबर की कमी हुई तो लेबर को लुभाने के लिए कहीं वो देश छोड़कर ना चले जाएं, उन सामंतों ने, उन राजाओं ने अपने लोगों को कुछ अधिकार देने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहां पर इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट हुआ। इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पैदा होने शुरू हुए। दोस्तों, समय के साथ साथ धीरे धीरे करके इसी इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट के कारण वेस्टर्न यूरोप अमीर होना शुरू हो गया, प्रोस्पर होना शुरू हो गया, जबकि ईस्टर्न यूरोप के अंदर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ, जिसकी वजह से वेस्टर्न यूरोप गरीब होना, पॉवर्टी का शिकार होना शुरू हो गया। चौथा लेसन, अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन मेड इंग्लैंड ए सुपर पावर। दोस्तों, 17वीं शताब्दी में सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ। इसी औद्योगिकरण के कारण इंग्लैंड सबसे पहले सुपर पावर बना। आप सब जानते हैं 13वीं सदी में मैग्ना कार्टा के उदय से वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसे हम एम्ब्रोनिक पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं, एक ऐसी संसद का निर्माण हुआ जहां पर लोगों को कुछ राइट्स देने शुरू हो गई, यानी इंक्लूसिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बननी शुरू हो गई। इसी का परिणाम हुआ कि इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स का भी जन्म हुआ। दोस्तों, धीरे धीरे इंग्लैंड सुपर पावर बनता चला गया, अमीर होता चला गया। 1994 के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड का जन्म हुआ और इस बैंक के आते ही चीजें और तेजी से बदलनी शुरू हो गई। आम आदमी की जिंदगी के अंदर बदलाव शुरू हो गए। सामंतवादी प्रथा पहले ही खत्म हो चुकी थी और वहां पर लोगों का आर्थिक राजनीतिक रूप से उदय होना शुरू हो गया था। 14वीं 15वीं शताब्दी में विज्ञान की प्रेवलेंस से, साइंस का प्रभाव होने की वजह से लोगों की सोच बदलने लगी थी। टैक्स और लैंड रिफॉर्म की वजह से चीजें बहुत तेजी से बदल गई। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड और ज्यादा मजबूत और अमीर देश बनता चला गया। पांचवां लेसन, कंसोलिडेशन ऑफ पावर इंपैक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हां दोस्तों, जब शक्ति का केंद्रीकरण एक जगह पर हो जाता है
तब आर्थिक विकास रुक जाता है। आर्थिक विकास की गति तभी मजबूत होती है जब हम सबको साथ लेकर चलें, एक ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल बनाएं जिसके अंदर सभी विकास की दौड़ में शामिल हो। दोस्तों, यदि सत्ता कुछ ही हाथों के अंदर होगी और वो सत्ता कुछ ही लोगों के विकास के लिए, उन्हें अमीर बनाने के लिए, उन्हें प्रॉस्पर बनाने के लिए काम करेगी, तो देश का क्या होगा? बाकी के बाकी लोग गरीब होते चले जाएंगे, वहां इनोवेशन को स्थान नहीं होगा, लोगों को दबा कर रखा जाएगा। अपनी बुद्धि से जो विकास को वो पैदा कर सकते थे उसे जब दबाया जाएगा तो क्या होगा? तब वही होगा जो एक एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है। तो सत्ता के केंद्रीकरण ने, सत्ता के कंसोलिडेशन ने आर्थिक विकास की गति को धीमा कर दिया। छठा लेसन, एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन क्रिएट विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। दोस्तों, जितनी भी अलगाववादी संस्थाएं होती हैं वो गरीबी का एक दुष्चक्र बना देती हैं जिससे निकलना मुश्किल होता है। दोस्तों, ओटोमन और ऑस्ट्रिया के अंदर प्रिंटिंग प्रेस को काम करने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो पिछड़ते चले गए। 1807 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर स्लेवरी का बिजनेस खत्म हो गया, लेकिन फिर भी अफ्रीका के अंदर ये लगातार जारी रहा। इस बात का कारण एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस का होना था। ये अलगाववादी संस्थाएं वहां पर किसी तरह का विकास नहीं होने देना चाहती थी। और स्लेवरी यानी दासत्व की प्रथा खत्म ना होने का सबसे बड़ा कारण उन लोगों की सोच थी। यदि वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स को वहां पर लेकर आते तो अफ्रीका के अंदर भी विकास की एक नई धारा बह निकलती। दोस्तों, सातवां और अंतिम लेसन, ब्रेकिंग द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। जी हां दोस्तों, इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना मुश्किल अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इसको तोड़ा जा सकता है। यदि केंद्र में बैठी हुई राजनीतिक ताकतें अपने देश का विकास करने के बारे में सोच लें, अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के बारे में सोच ले, तो चीजों को बदला जा सकता है। ब्राजील के अंदर ऐसा ही हुआ। ब्राजील ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कल्पना करना और सोचना भी मुश्किल होता है। वहां पर कभी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस काम करती थी, लेकिन उन लोगों ने अपनी सोच में परिवर्तन किया। वहां बैठी राजनीतिक ताकतों ने सोचा कि यदि देश को विकास के मार्ग पर लेकर जाना है और वहां के लोगों को संपन्न बनाना है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो हमें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक संस्थाओं को जन्म देना होगा। और ब्राजील के अंदर ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह से उस दुष्चक्र को तोड़ा जा सका। तो ब्राजील के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जो देश गरीब है, पॉवर्टी का शिकार है और सबसे पिछड़े हुए हैं, यदि उन देशों को हमने आगे लाना है तो उन देशों के अंदर भी इंक्लूसिव यानी समावेशी राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को जन्म देना ही होगा। उसके बिना विकास को प्राप्त करना, उसके बिना अमीरी की श्रेणी में आना, उसके बिना गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना असंभव है। दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है वाई नेशंस फेल, देश अमीर और गरीब क्यों होते हैं। यदि आप डिटेल में इसे जानना और समझना चाहते हैं तो यह किताब आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा अवश्य होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समरी अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि ये समरी और लोगों तक भी जाए और वो भी इस बात को समझ सके कुछ देश अमीर और कुछ देश गरीब क्यों होते हैं, तो इसे शेयर अवश्य करें। मैं लगातार आपके लिए नई नई किताबों पे समरीज लेकर आता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आपको ये समरी सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।